नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। म्यूचुअल फंड में निवेश की जितनी जल्द शुरुआत करेंगे, फायदा उतना बड़ा होगा। इसलिए जरूरी है कि आप छोटी उम्र में ही निवेश की आदत बना लें, जिससे आपको म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग का फायदा तो मिलेगा ही, साथ ही बनेगा लॉन्ग टर्म में एक बड़ा कॉर्पस भी। तो इसी पर करने वाले हैं खास चर्चा। जल्दी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कैसे करें। हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स शो में शामिल हो चुके हैं। ऋषिकेश पालवे, डायरेक्टर आनंद राठी वेल्थ से, और साथ ही प्रतिभा गिरीश हैं, फाउंडर फिनवाइज से। ऋषिकेश और प्रतिभा दोनों का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। शुरुआत इसी बात से करेंगे कि क्यों हम कहते हैं कि जल्द शुरुआत जो होती है उससे ही मुनाफा बनता है और मुनाफा बढ़ता भी है। क्या फायदे होते हैं? ऋषिकेश, आपसे शुरुआत करें। एक अर्ली इन्वेस्टमेंट के फायदे क्या होते हैं? क्योंकि कई ऐसे दर्शक हमें देख रहे हैं, कई जो दर्शक हमें सवाल पूछते हैं कि सही एज, सही उम्र क्या होती है इन्वेस्टमेंट की। तो शायद आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो जल्द शुरुआत क्यों? नमस्ते स्वाति जी, सारे दर्शकों को नमस्ते और प्रतिभा जी को भी नमस्ते। ये काफी हम सुनते हैं ये सवाल कि निवेश करना कब चालू करना चाहिए, कौन सी उम्र सही उम्र है निवेश करने के लिए। तो इसका सही जवाब एक ही है कि कल करे सो आज कर, आज करो सो अभी। आज करो तो सबसे अच्छी बात है। एक उदाहरण के तौर पे बोलना चाहता हूँ, कुछ आंकड़े रखना चाहता हूँ। समझो दो निवेशक है, निवेशक ए और निवेशक बी। समझो निवेशक ए ने 20 की उम्र में से इन्वेस्टमेंट चालू किया, एसआईपी 10,000 का, और सोचा कि 55 की उम्र में रिटायर हो जाएंगे। और निवेशक बी जो है उन्होंने 25 साल में चालू किया, 5 साल आराम किया और बोले 25 साल में चालू करूंगा निवेश। उन्होंने 25 साल की उम्र में 10,000 की एसआईपी चालू की, 55 की उम्र तक। अगर ये दोनों एसआईपी अगर 12% के हिसाब से ग्रो होती है, 10,000 की एसआईपी हर महीने की, तो दोनों 55 की उम्र में जब पहुंचेंगे तो निवेशक ए जो है, जिन्होंने 20 की उम्र में चालू किया था, उनके पास हो गए 6 करोड़ 43 लाख, और निवेशक बी जो है उनके पास हो गए 3 करोड़ 49 लाख। तो आप देख रहे हो इसमें डिफरेंस जो है ऑलमोस्ट 3 करोड़ 3.5 करोड़ का है। तो कहना का मतलब ये है कि जितना आप जल्दी चालू करो उतनी आपको कंपाउंडिंग का फायदा हो सकता है, टाइम आपके हाथ में आ जाता है, और जो कॉर्पस हम देख रहे हैं, जो निवेशक बी का फाइनल कॉर्पस था, उतना इंक्रीमेंटल गेन निवेशक ए ने बनाया। तो जैसे मैंने पहले कहा, अभी से चालू कर दो अगर आपको एसआईपी में या कोई भी किसी भी किस्म का निवेश करना है तो। बिल्कुल, तो शुरुआत अभी से करना ज़रूरी है। जैसा बताया ऋषिकेश ने भी कि दो इन्वेस्टर्स हैं, एक ने 20 से शुरुआत की, एक ने 25 से शुरुआत की, और उन्हीं के जो रकम कमाने का जो एक बड़ा डिफरेंस है वो बता देता है, लगभग 1.5 करोड़ तक का। वो बता देता है कि आपकी जल्द शुरुआत से कितना ज़्यादा फ़ायदा आपको हो सकता है। और उसको कॉस्ट ऑफ डिले भी हम कह सकते हैं कि आप जितनी देरी से शुरुआत कर रहे हो उसका खामियाजा एक तरीके से आपको भुगतना पड़ता है। लेकिन जब जागो तभी सवेरा। अभी से आपको निवेश की शुरुआत करनी तो अभी कीजिए, तो डेफिनेटली बाकियों के मुकाबले, जिन्होंने निवेश शुरू नहीं किया उनके मुकाबले तो आपको फ़ायदा होगा ही। तो ये बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल ऋषिकेश ने यहाँ पर दिया है। प्रतिभा, आपकी नज़र में जानना ज़रूरी है कि जब हम ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग की बात करते हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग बहुत मैजिकल एक टूल है, एक आठवां अजूबा भी इसको कहा जाता है इस दुनिया का। ये कैसे काम करता है? क्योंकि एक तो परफेक्ट एग्जाम्पल ऋषिकेश ने हमें दिया ही है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक लॉन्ग टर्म में किसी एक निवेशक के लिए जो कि जल्दी निवेश की शुरुआत करते हैं, कैसे काम करता है? देखिए, ये तो एक बड़ा-सा एक तोहफ़ा है, एक गिफ्ट है आपके लिए जो होता है इन्वेस्टमेंट्स में, वो है टाइम। अगर आपके पास समय हो तो बहुत बड़ा मैजिक पॉसिबल है। हम अगर स्टार्ट करेंगे, नॉर्मली क्या लगता है यंग पीपल को कि क्या ही हो जाएगा, 1 साल 2 साल बाद हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन मान लीजिए किसी ने स्टार्ट किया 25 साल की उम्र में और उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स किया, सिर्फ 5,000 से स्टार्ट किया उन्होंने, और लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहे। पहले उनको कुछ उसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं दिखने वाला है। मान लीजिए किसी ने स्टार्ट किया, 5 साल बाद देखा कि उन्होंने 3 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुके हैं एसआईपी के ज़रिए। मतलब सालाना वो 60,000 कर रहे हैं, 5,000 महीने का मतलब 60,000 पर मंथ, और 3 लाख रुपए उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। वो बहुत बड़ा रकम नहीं होने वाला 5 साल बाद, सिर्फ होने वाला 4 लाख के करीब। मैं राउंड ऑफ करके बता रही हूँ कि 4 लाख के करीब होने वाला है। और तो वो निराश होकर गिव अप कर सकते हैं, ये कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, 1 लाख से क्या ही फ़र्क पड़ा,
छोड़ देते हैं। अगर आप लगे रहोगे 10 इयर्स बाद आपने 3 का 6 लाख इन्वेस्ट कर दिया, तो आपका रकम 4 का 8 होने के बदले में 12 लाख हो गया। ये कंपाउंडिंग का थोड़ा-थोड़ा करके इफेक्ट टाइम के साथ आता है। और यही चीज़ अगर आप 15 साल तक करते रहोगे, 9 ही लैक्स आपने इन्वेस्ट किया, तो वो 25 लाख बन जाता है, मतलब नियरली 2.8 टाइम्स बन जाता है आपका। और 20 साल में आपने 12 लाख इन्वेस्ट किया, तो वो 49 लैक्स बन जाता है। 49 लैक्स मतलब 4 गुना पैसा बन जाता है। तो अगर आप देखोगे तो ये स्टार्ट होता है एकदम धीरे-धीरे। अगर आप सब्र रखोगे तो इस कंपाउंडिंग का इफेक्ट जो है टाइम के साथ बहुत बड़ा एक रकम इकट्ठा करने में आपको बहुत मदद कर सकता है। इसलिए कहा जाता है कि ये 8वां अजूबा भी है, कंपाउंडिंग में जो टाइम है वही सबसे बड़ा काम करता है। बिल्कुल। तो अगर समय आपके साथ है तो डेफिनेटली आप एक बड़ी रकम इकट्ठा कर सकते हैं। आप खुद ही सोचिए ना, 30 साल की उम्र में अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं, 60 साल तक आपको एक प्लानिंग करनी है, मतलब आपके पास 30 साल का बड़ा टाइम है। आप अगर रकम छोटी भी रखेंगे, 5,000 की रकम से भी शुरुआत करेंगे तो कितना फ़ायदा आपको होगा। ऑफ कोर्स डेफिनेटली समय दर समय आप उसको बढ़ाते भी रहेंगे। यही प्लानिंग आप अगर रिटायरमेंट की 40 साल में करते हैं तो आपको वही रकम इकट्ठा करने के लिए थोड़ा और पैसा SIP में डालना पड़े। शायद उस टाइम पे आपके पास उतने ही हाथ में पैसा ना हो उतना निवेश करने के लिए। और यही प्लानिंग अगर आप फिर लेट 40s में करते हैं तो SIP की रकम और भी बढ़ेगी, क्योंकि आपको रकम एक बड़ी चाहिए। तो ये वही बात हुई कि प्लानिंग आपको शुरुआत से ही करनी चाहिए। अगर आप ऐसे दर्शक हैं जो अभी अपनी 20s में हमें देख रहे हैं, 30s में हमें देख रहे हैं, तो अपने जो आय है, अपनी इनकम का सही इस्तेमाल करके थोड़ा थोड़ा निवेश करने की शुरुआत करें। पर ऋषिकेश, एक बात बताइए, ये अर्ली इन्वेस्टमेंट के लिए किन बातों की ज़रूरत होती है? आप शुरुआत कैसे करें? हम कह तो देते हैं, कई लोग कहते हैं कि कहने में बड़ा आसान होता है कि आप निवेश की शुरुआत कर दो, अपने पैसे जो आय है उसका थोड़ा हिस्सा आप इन्वेस्टमेंट में डाल दो। पर वो जब इवेंचुअली जब उसको एग्जीक्यूट करने की बारी आती है तो थोड़ा मुश्किल भी लगने लगता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के लिए हर चीज़ आसान नहीं होती है। तो क्या आपकी एडवाइस रहेगी? जल्दी निवेश के लिए किन बातों की ज़रूरत है? आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? जल्दी निवेश करने के लिए करीबन 4 प्रिंसिपल्स है, उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। सर्वप्रथम जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि अपना लक्ष्य निर्धारित कर लो। लेकिन लक्ष्य जब अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ तो लक्ष्य जो है वो 3 हिस्सों में बाँटना चाहिए, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। तो जो लॉन्ग टर्म लक्ष्य है वो करीबन 10 साल के ऊपर होता है और 5 से 10 साल के बीच में मीडियम टर्म रहता है और 1 से 5 साल के बीच में शॉर्ट टर्म रहता है। तो अपना लक्ष्य निर्धारित कर लो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमको कोई खर्चा करना है, अगर मुझे अपने बेटे की एजुकेशन के लिए पैसे बाजू में रखने हैं और अगर आज उसके एजुकेशन की कीमत 10 लाख रुपए है और मुझे उसके एजुकेशन 10 साल के बाद चाहिए, तो मुझे करीबन 20 लाख चाहिए होंगे 10 साल के बाद। इन्फ्लेशन एडजस्ट करूँगा 6-7% के हिसाब से तो। तो मुझे 20 लाख अगर पहुँचना है, तो आज मुझे कितने रुपए की SIP करनी है, ये मुझे जानना बहुत ज़रूरी है। ये हुआ फर्स्ट स्टेप कि अपना लक्ष्य निर्धारित कर लो, उसको डिस्काउंट कर लो इन्फ्लेशन के हिसाब से और फिर उस हिसाब से अपनी SIP और निवेश चालू करो। दूसरी चीज़ है कि अपने एक्सपेंसेस जो है वो बजट कर लो। जो अपने खर्चे जितने अपनी जितनी इनकम है, वहाँ से अपने खर्चे निकालो। बची हुई जो राशि है, उसको आप निवेश करो। एक डिसिप्लिन आ जाएगा आपको निवेश करने के लिए। ये दूसरा प्रिंसिपल हुआ। तीसरा प्रिंसिपल हुआ कि एक स्टेप अप SIP चालू करो। मैं हमेशा कहता हूँ कि SIP केवल एक समान नहीं होनी चाहिए। जैसे हर साल आप हर महीने 10,000 की SIP कर रहे हो, तो हर महीने 10,000 की करोगे, अगले साल भी 10,000 की करोगे। ये सही नहीं होगा क्योंकि आपकी आमदनी बढ़ेगी अगले साल। एटलीस्ट इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ेगी, तो 5% या 10% से अपनी SIP की रकम भी बढ़ा दो अगले साल के लिए। और लास्टली इमरजेंसी फंड जो है उसकी एक किटी बना लो और उसको बाजू में रख दो ताकि आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को हाथ ना लगाना पड़े। तो सवाल ये उठता है कि कितनी इमरजेंसी की किटी रखनी चाहिए? करीबन 6 से 8 महीने के खर्चे की जी राशि होती है, जो बाजू में रख लो, जो आपका इमरजेंसी फंड होगा। सो ये 4 प्रिंसिपल्स है जिस पे आप फोकस करना चाहिए अगर आप अर्ली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो। तो कुछ प्रिंसिपल्स जिसका ध्यान में रखते हुए आप शुरुआत करें। अभी आपने शुरुआत नहीं की है तो डेफिनेटली पहले तो गोल आपको सेट करना ही है। उसमें भी इम्पॉर्टेंट है कि बजट बनाने की आदत होनी चाहिए। छोटे बच्चे हैं अगर, या आप अपने टीनेज में हैं, तो अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर आप बजट बना सकते हैं। शुरुआत यहीं से होती है। अगर पेरेंट्स इन्वॉल्व करते हैं अपने बच्चों को बजटिंग में, तो उनके अंदर जो पैसे बचाने की आदत बनती है
और डेफिनेटली एक स्टेप अप एसआईपी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया ऋषिकेश ने, जिस पर थोड़ी और चर्चा हम आगे करेंगे। क्योंकि कॉस्ट ऑफ डिले का यहाँ पर जिक्र चल रहा था, इसलिए प्रतिभा आपसे भी मैं ये जानना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ, जब हम एक टोटल एक रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करते हैं, यहाँ पर जो मैंने कुछ टाइम पहले जो अभी मैं बता रही थी, जब ऋषिकेश ने बताया कि कैसे एक निवेशक ए इन्वेस्टर और बी इन्वेस्टर के एक फाइनली जो उनके हाथ में रकम आती है उसमें फ़र्क आता है। यही अगर जब हम उम्र के अलग अलग पड़ावों में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो जो रकम है उसमें कितना अंतर आ जाता है। मैंने थोड़ा एग्जाम्पल तो दिया, लेकिन अगर आप उसको थ्रू मैथमेटिक्स एग्जाम्पल देंगे शायद ज़्यादा लोगों की समझ में आ पाएगा। थैंक यू स्वाति। कि 25 साल की उम्र में हम मान लेते हैं कि जैसे 25 साल में काम हो जाता है, सैलरी आने लगती है। 25 साल की उम्र में हम मान लेते हैं किसी ने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया और उनको रिटायर होना है 60 साल की उम्र में, और उन्होंने सिर्फ 5,000 का एसआईपी किया, स्टेप अप नहीं किया, कुछ नहीं किया, और ये 5,000 का एसआईपी वो 10 साल तक लगे रहे, 10 साल तक इन्वेस्ट करते रहे, और उसके बाद उनको लगा अभी बस हो गया, अभी एसआईपी नहीं करना है, और उसको विड्रॉ नहीं किया, उसको ऐसे ही छोड़ दिया। तो ये कितना रकम बन जाएगा कंपाउंडिंग के मैजिक से, टाइम से। मतलब वो जब 60 साल के होंगे, उन्होंने इन्वेस्ट कितना किया है, 10 साल के लिए इन्वेस्ट किया तो सिर्फ 6 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, जैसे आपको दिख रहा है, लेकिन उनका कॉर्पस बन जाएगा 1.95 करोड़। 6 लाख का बन जाएगा 1.95 करोड़। अब अगर 25 साल के बदले में कोई सोचेगा 1 साल में क्या ही हो जाता है, मैं 1 साल बाद स्टार्ट करता हूँ, अभी बाइक ले लेता हूँ या फिर कंप्यूटर ले लेती हूँ या फिर ट्रैवल कर लेती हूँ। 1 साल बाद से 26 में उन्होंने स्टार्ट किया और वही चीज किया, 10 साल के लिए इन्वेस्ट किया 5,000 रुपए, और उसके बाद उसको भूल गए और 60 साल में विड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो 1.95 के बदले में उनको सिर्फ 1.74 मिलेगा। मतलब 1 साल का फर्क बना 20 लाख रुपए का। अगर यही चीज 5 साल के लिए वो बोलते हैं कि 25 में नहीं करना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग तो 30 में स्टार्ट करेंगे, और वही 30 to 40 उन्होंने इन्वेस्ट किया 6 लाख रुपया, 5-5 हजार रुपया महीने का, तो उन्होंने इन्वेस्ट तो 6 लाख किया, लेकिन वो बनेगा 1.1। मतलब डिफरेंस कितना हुआ, 85 लाख का फर्क पड़ा 5 साल के डिफरेंस में। मान लो किसी ने, और ज्यादातर हम में से लोग ऐसे ही होता है कि 30 में भी स्टार्ट नहीं करते, 40 में हमें लगता है चलो अभी तो रिटायरमेंट दूर नहीं है, लेट्स स्टार्ट। जब आप 40 में करते हो तो आपको भी पता है थोड़ा समय हो गया, तो आप 5 के बदले में 15,000, 3 गुना ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, और 10 साल के बदले में आप 20 साल के लिए एसआईपी कर रहे हो, तो भी आपने कितना इन्वेस्ट किया होगा, आपने इन्वेस्ट किया होगा 36 लाख रुपीस। क्या आप भरपाई कर पाओगे वो 25 साल के उम्र में नहीं स्टार्ट करने का? नहीं होगा। आपका रकम बनेगा सिर्फ 1.48 करोड़। मतलब डिफरेंस जो है 3 गुना ज्यादा इन्वेस्ट करने के बाद और 2 गुना टाइम इन्वेस्ट करने के बाद 47 लाख का डिफरेंस हो जाएगा। ये होता है कॉस्ट ऑफ डिले। ये नंबर्स के जरिए देखने से ना हम चौंक जाते हैं कि चलो अभी बाइक साइड में रखो, हम स्टार्ट ही कर लेते हैं एसआईपी, शायद वो जो भी हमको परचेस करना है वो 1 साल बाद करेंगे, उससे कॉस्ट ऑफ डिले बहुत ज्यादा नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो ये जो है, ये जो कॉस्ट ऑफ डिले है रिटायरमेंट में, ये समझना बेहद ज़रूरी है, जो कि अभी समझाया बहुत अच्छे से प्रतिभा ने कि कैसे जितना देरी से आप शुरुआत कर रहे हैं उतना आपके लिए जो रकम इकट्ठा करना है वो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। डेफिनेटली आपको ज़्यादा पैसे लगते हैं वो रकम इकट्ठा करने के लिए। स्टेप अप क्योंकि बात हो रही थी उस पर मैं फिर से आती हूँ ऋषिकेश। स्टेप अप करने का सही तरीका क्या हो? जब हम स्टेप अप एसआईपी की बात करते हैं, स्टेप अप क्या मंथली करना चाहिए एसआईपी को? स्टेप अप क्या ईयरली करना चाहिए एसआईपी को? क्या एक पर्टिकुलर एक परसेंटेज है उससे एसआईपी को स्टेप अप करना सही रहता है, या फिर ये निवेशक टू निवेशक डिपेंड करता है कि उनकी जितनी क्षमता है उतनी वो एसआईपी को स्टेप अप करें? स्वाति जी, इसमें 3 चीजें होती है। सबसे पहली चीज ये होती है कि आपका गोल या आपका लक्ष्य जो है वो कितना दूर है। अगर आपका गोल जो है 5 साल की दूरी पे है या 3 साल की दूरी पे है, तो स्टेप अप की जो परसेंटेज है 5% या 10% से फायदा नहीं होगा। आपको 15 से 20% का स्टेप अप करना पड़ेगा, क्योंकि वो कंपाउंडिंग होने के लिए और राशि बढ़ाने के लिए काफी फायदा देगा। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी उसकी हर साल की होनी चाहिए, ना कि हर महीने की होनी चाहिए। और तीसरी चीज ये है कि जैसे आपने कहा कि अगर किसी की क्षमता है या नहीं है, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आपका ईयरली इंक्रीमेंट या कितनी बढ़त हो रही है आपके इनकम में, ये जानना बहुत जरूरी है। और उस हिसाब से आपका एसआईपी अलाइन करना चाहिए, स्टेप अप एसआईपी अलाइन करना चाहिए। क्योंकि स्टेप अप का
मेन कारण ये है कि आपकी इनकम जो है वो स्टैटिक नहीं रहती। आपकी इनकम जो है हर साल दर साल बढ़ती जाती है, एटलीस्ट इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ती जाती है। तो एटलीस्ट 5 या 7% से तो ग्रोथ होनी ही चाहिए आपके एसआईपी की रकम में। लेकिन सालाना ग्रोथ करो, महीने से ग्रोथ करने से फायदा नहीं होगा। तो ये 3 चीजें मैं कहना चाहूंगा स्टेप अप एसआईपी के बारे में। बिल्कुल, तो सालाना एसआईपी को स्टेप अप करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने निवेश की शुरुआत की है तो सिर्फ वही काफ़ी नहीं है, आपको अपने उस निवेश को बढ़ाते भी रहना है, ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ब्रेक के लिए भी रुकते हैं, ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते रहेंगे और जानेंगे कि आप निवेश की जल्दी शुरुआत करना चाहते हैं तो किस तरीके का पोर्टफोलियो बनाएं, किस तरीके के फंड्स होने चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। दोनों एक्सपर्ट्स की राय लेंगे थोड़ी देर में। तो निवेश की जल्द शुरुआत करेगी मुनाफे की बरसात, इस पर चल रही है खास चर्चा। हमारे साथ हैं आनंद राठी वेल्थ से ऋषिकेश पालवे, फिनवाइज से प्रतिभा गिरीश से हम खास चर्चा कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार निवेश की जल्द शुरुआत में किन किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। प्रतिभा, जरा बताइए किस तरीके का एक पोर्टफोलियो बनाया जाए। किसी को एक निवेश की जल्दी शुरुआत करनी है तो एक नया इन्वेस्टर तो ये पूछता है कि मुझे कौन से फंड शामिल करने चाहिए, और अगर मानिए जो इन्वेस्टर है वो अपने अर्ली 30s में है या टचिंग 30s में है, दैट मीन्स यंग इन्वेस्टर हैं, उनके लिए किस तरीके का पोर्टफोलियो सही रहेगा? क्या थोड़ा एग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाया जाए? एब्सोल्युटली। रिस्क और रिटर्न एक ही कॉइन के दो साइड्स होते हैं। जैसे ऋषिकेश ने भी क्लियरली समझाया था कि आपके पोर्टफोलियो को आपको डिवाइड करना चाहिए कि हाल ही में मतलब 1-2 साल में अगर आप एजुकेशन अपग्रेड करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, कोई भी शॉर्ट टर्म गोल्स हो, उसको एग्रेसिव ना बनाएं, उसको डेट या सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में रखें। लेकिन जो लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए कर रहे हैं, आपके पास बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप रिस्क ले सकते हो। रिस्क का मतलब क्या? मतलब उतार चढ़ाव होगा इक्विटी में, ये तो मतलब उसका कैरेक्टरिस्टिक है, उतार चढ़ाव के बिना आपको रिटर्न नहीं आएगा। लेकिन क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 20-25 इयर्स और है जहां पे आप कमाने वाले हो, अगर थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होगा तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और आपके पास बहुत लंबा समय अवधि है कि आप इन्वेस्टेड रहोगे। तो अगर कम भी होगी तो कुछ टाइम के बाद वो बराबर हो जाएगी और मीन रिवर्ट होके आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। इसलिए लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए आप प्योर इक्विटी फंड्स चुनें। लेकिन उसमें एक्सपेक्टेशंस आपको रखना चाहिए कि आप अब जब इक्विटी फंड्स चुनेंगे तो ऐसे साइकिल में चुनेंगे, जैसे आज की तारीख में आप न्यू इन्वेस्टर हो, आप स्टार्ट करते हो, तो हो सकता है कि देयर वुड बी अ मार्केट ड्रॉडाउन होगा 1-2 साल में। लेकिन आप अगर अच्छा चुनते हैं फंड्स को और उसमें लगे रहते हैं, तो आपका तो समय अवधि बहुत लंबा है ना, 8-10 साल के अंदर, तब तक तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न आने का पूरा चांसेस है। एंड ओनली वे टू बिल्ड वेल्थ, टू बिकम वेल्दी, इज टू चूज इक्विटी एसेट्स। वो कौन कर सकता है? जो ऑलरेडी रिटायर्ड है, वो ज्यादा तक पैसा तो इक्विटी में नहीं डाल सकते। लेकिन आप अभी जब इन्वेस्टिंग का जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, आपके पास टाइम है, आपके पास अर्निंग कैपेसिटी है, यू मस्ट गो इन फॉर इक्विटी विद गुड एक्सपेक्टेशंस, राइट एक्सपेक्टेशन। ऋषिक, राइट, बिल्कुल। ऋषिकेश, क्या ये सही है कि जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करते हैं तो आपका जो डेट पोर्टफोलियो टोटली 0% भी रह सकता है? दैट मीन्स आप इक्विटी टोटली 100% की तरफ जा सकते हैं। क्या इतना बड़ा रिस्क लेना चाहिए एक इन्वेस्टर को? स्वाति जी, कैसे होता है कि अगर 100% इक्विटी में डालना बहुत ज़रूरी है और वो 11-12% का रिटर्न देगा, और अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में डालोगे तो 2-3% का अल्फा आ जाएगा, तो 14-15% का रिटर्न बन जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप इक्विटी में निवेश करते हो तो उसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब कोई प्रलय आत्मक कोई चीज़ होती है, जैसे कोविड हुआ था, कैटास्ट्रोफिस जब होती है तो मार्केट बहुत ज़्यादा टूट जाता है और लोगों की हिम्मत नहीं रहती इन्वेस्टेड रहने की इक्विटी मार्केट्स में। लोग बाग निकल जाते हैं। हमने इक्विटी में कोविड में देखा कि इक्विटी मार्केट्स जो है वो करीबन 3 महीने में 40% गिर गए और पूरी दुनिया कह रही थी कि इसके आगे भी गिरेंगे। तो ये और ऐसे ऐसे समय पे हिम्मत नहीं होती है इक्विटी में इन्वेस्टेड रहने की, इसलिए इंसान निकाल लेते हैं और वापस इक्विटी में जाने की हिम्मत नहीं होती उनकी। तो उससे बचने के लिए एक कॉम्बिनेशन पोर्टफोलियो होना जरूरी है। भले आप 20% ही डेट रख लो या 10% रख लो, वो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस देगा इन्वेस्टेड रहने के लिए। तो एक कॉम्बिनेशन रखो इक्विटी एंड डेट का। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी हो तो भी आप इक्विटी 80% रखो और 20% डेट रखो, ये कहना चाहूंगा।
ओके, तो बेसिकली इक्विटी की मात्रा हमेशा ज़्यादा रखें। जितना ज़्यादा आपके पास समय है या जितना ज़्यादा दूर आपका गोल है, ये भी डिपेंड करता है। तो इन तमाम फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए प्रतिभा, आपके पसंदीदा फंड्स कौन से रहेंगे जो आप सजेस्ट करेंगी निवेशकों के पोर्टफोलियो में शामिल किए जाएं लॉन्ग टर्म एक ग्रोथ पर्सपेक्टिव के लिए? आज के मार्केट कंडीशन के हिसाब से अगर कोई 30 ईयर रोल कर रहा है तो ये फंड्स में नहीं करना चाहिए, लेकिन उनका जर्नी अच्छा होना जरूरी है। इसलिए आज के मार्केट कंडीशन के हिसाब से मैं बताऊंगी कि आप हाइब्रिड से स्टार्ट करो, आपका जर्नी अच्छा रहेगा। हाइब्रिड में एडलवाइज बैलेंस एडवांटेज फंड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का मल्टी एसेट फंड और लार्ज कैप में कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड, ये 3 फंड आज के मार्केट जो स्थिति में है उसके हिसाब से अच्छा होगा, आपका जर्नी अच्छा होगा और आप 2-3 साल बाद आप शिफ्ट कर सकते हो, ज्यादा मिड कैप स्मॉल कैप वगैरह आप ऐड कर सकते हो उसपे और अच्छा बैलेंस पोर्टफोलियो बना सकते हो, लेकिन जर्नी स्टार्टिंग बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी है। ओके, तो कुछ हाइब्रिड फंड, थोड़ा सा लार्ज कैप स्पेसिफिक फंड्स की सलाह प्रतिभा की तरफ से आई है। आपके पूल ऑफ फंड्स पे ऋषिकेश कैसे फंड्स रहेंगे जो कि आप जो निवेशकों को सजेस्ट करेंगे? मैं कहूँगा कि आईसीआईसीआई प्रू डिविडेंड यील्ड फंड में निवेश कर सकते हैं। डिविडेंड यील्ड फंड करीबन 2 से 3% इंक्रीमेंटल रिटर्न देने की गुंजाइश रखते हैं। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश कर सकते हैं। फ्लेक्सी कैप फंड जो है ये लार्ज कैप का बहुत अच्छा प्रॉक्सी होता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है क्योंकि लार्ज कैप काफ़ी फिक्सेटेड होते हैं। आईसीआईसीआई प्रू का फोकस्ड इक्विटी भी काफ़ी अच्छा है। कोटक मल्टी कैप फंड अच्छा है। डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड अच्छा है और एचडीएफसी स्मॉल कैप का भी रिकमेंडेशन करना चाहूँगा। सो ये कुछ फंड है जिसका मैं रिकमेंडेशन करना चाहूँगा। तो बिल्कुल हर कोई एक फ्लेवर है ऋषिकेश के सजेस्टेड फंड्स में, पोर्टफोलियो में, जिसमें डिविडेंड यील्ड इक्विटी फंड भी है, एक फ्लेक्सी कैप है जैसा बताया, क्योंकि डेफिनेटली एक प्रॉक्सी प्ले फॉर लार्ज कैप प्ले करता हुआ ऐसा कोई फंड नज़र आता है। एक फोकस्ड इक्विटी फंड भी रखा है उन्होंने, मल्टी कैप इक्विटी अपॉर्चुनिटी मिड कैप स्पेस में और स्मॉल कैप फंड, ये कुछ फंड्स आप शामिल कर सकते हैं। ये तो हमने बात की कि जल्द निवेश की शुरुआत जो है डेफिनेटली एक इन्वेस्टर के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, पर एक रिस्क मैनेजमेंट भी ज़रूरी हो जाता है प्रतिभा, जिसमें हम इमरजेंसी फंड की बात कर रहे हैं। तो आउट ऑफ ऑल द इन्वेस्टमेंट जो अभी एक नया निवेशक सोच रहा है, इमरजेंसी के लिए वो कितना पैसा अलग से निकाल के रखे और कहाँ पर डाले वो? इमरजेंसी के लिए ये डिपेंडेंट है कि आपके ऊपर कितना डिपेंडेंस है। अगर आप कपल हो और दोनों काम कर रहे हैं तो 6 to 8 मंथ्स इज ओके। अगर आप सिंगल अर्नर हो और आपके एजेड पेरेंट्स हैं, उनका मेडिकल का भी एक्सपेंसेस आ सकता है, तो शायद 12 मंथ्स की जरूरी होगा। और इसमें आपको देखना नहीं है कि क्या रिटर्न्स मिल सकता है, कैसे रिटर्न्स को बेहतर कर सके, इसमें देखना है कि लिक्विडिटी क्या है और सेफ्टी कितना है। तो इसको डेट फंड्स में ही रखना चाहिए और थोड़ा पैसा आपको एफडी में भी रखना चाहिए, भले ही उसमें टैक्स लग जाए, क्योंकि वो सैटरडे संडे हॉलीडे कोई भी डे आप बटन प्रेस करने से आपको इमरजेंसी फंड मिल जाएंगे। और इमरजेंसी कब आता है ये तो हम जानते नहीं है, इसलिए इट्स इम्पोर्टेंट दैट डिपेंडिंग आपके ये कितने डिपेंडेंस है उसके ऊपर आप डिसाइड करें 6 मंथ्स या 12 मंथ्स। और थोड़ा बहुत मेडिकल इमरजेंसी फंड भी रखना जरूरी है, इसको आप हाइब्रिड फंड्स में रख सकते हैं। ओके, तो आप इमरजेंसी के अपनी ज़रूरतों के लिए ध्यान रखिए कहाँ पर आपको निवेश करना है, बाकी पोर्टफोलियो में कैसे फंड्स होने चाहिए, ये ऋषिकेश और प्रतिभा ने आपको बताए हैं। जल्द निवेश की शुरुआत के क्या फ़ायदे हैं ये भी आज हमने समझे। उम्मीद करते हैं इससे आप प्रेरित हुए होंगे बहुत सारे लोग अभी और इसी वक्त निवेश की शुरुआत करने के लिए। बहुत धन्यवाद करेंगे ऋषिकेश और प्रतिभा दोनों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।